नमस्कार। न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 20 अक्टूबर, दिन बुधवार। मैं आपके साथ अनुराधा। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। पीएम मोदी ने किया कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन। पर्यटन उद्योग की उम्मीदें बढ़ी। योगी के मंत्री सतीश महाना ने प्रियंका गांधी को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले, यूपी में एक कार में आ जाएंगे कांग्रेस विधायक। कानपुर में रोक के बावजूद निकाला जुलूस ए मोहम्मदी। 303 पर एफआईआर। पुलिस ने कई जगह टाला टकराव। अपना दल एस के सांसद ने हाथ जोड़कर जनता से मांगी माफी। अनुप्रिया पटेल ने दी थी हिदायत। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य ने कहा, चुनाव है इसीलिए नाम के आगे जाटव लिख रही हूँ। राजनीति में जाति जरूरी है। ये थे आज के मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से। आजादी की पहली किरण की गवाह कसिया की हवाई पट्टी 75वें साल में अंतर्राष्ट्रीय पहचान पाने जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। यह यूपी का तीसरा व सबसे लंबा रनवे वाला एयरपोर्ट होगा। वर्ष 1995 में हुए जीर्णोद्धार के 2.5 दशक बाद अब जाकर इस एयरपोर्ट से नियमित उड़ान शुरू होंगी। रोजगार के क्षेत्र में पिछड़े इस जिले के लोगों को पर्यटन से कारोबार की उम्मीदें हैं। ब्रिटिश हुकूमत में देवरिया कुशीनगर का यह इलाका गन्ने की खेती के लिए जाना जाता था। तब यहाँ 13 चीनी मिलें स्थापित थीं। वर्ष 1946 में अंग्रेज अफसरों के आवागमन के लिए कसिया, भलूही, मदारी पट्टी गांव में एयरड्रोम का निर्माण हुआ था। हालांकि अंग्रेज इसका उपयोग नहीं कर पाए। वर्ष 1954 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें चीन, ताइवान, तिब्बत, थाईलैंड समेत बौद्ध अनुयायी देशों के प्रतिनिधियों और राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भी प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम के लिए कसिया की इस हवाई पट्टी का पहली बार प्रयोग किया गया। उसके बाद इसे बिसरा दिया गया। धीरे धीरे अगल बगल के गांव के लोगों ने हवाई पट्टी का उपयोग वाहन चलाना सीखने व फसलों की मढ़ाई के लिए शुरू कर दिया। वर्ष 1995 में प्रदेश में जब बसपा की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री मायावती ने कुशीनगर की इस हवाई पट्टी के जीर्णोद्धार के लिए प्रयास शुरू किया। उस वक्त हवाई पट्टी के रनवे की मरम्मत के बाद बाउंड्री वॉल, प्रतीक्षालय, एटीसी बिल्डिंग, गेस्ट हाउस आदि का निर्माण कराया गया। केंद्रीय नगरीय उड्डयन मंत्री रहे गुलाम नबी आजाद ने इसका उद्घाटन भी किया। दुर्भाग्य की बात यह रही कि इस एयरपोर्ट से उड़ान शुरू नहीं हो सकी। वर्ष 2008 में मुख्यमंत्री के तौर पर मायावती कुशीनगर आई थीं। अपने आध्यात्मिक गुरु AB ज्ञानेश्वर से मिलकर लौटी मायावती ने कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की। इसके लिए प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया। मंजूरी भी मिल गई, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। वर्ष 2012 में प्रदेश की सत्ता संभालते ही सपा सरकार ने मैत्रेय प्रोजेक्ट को लेकर तत्परता दिखाई। एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई। मैत्रेय प्रोजेक्ट के विरोध को देखते हुए एयरपोर्ट के लिए जमीन मिलना मुश्किल था, लेकिन तत्कालीन डीएम के प्रयासों से जमीन अधिग्रहण का काम जल्द ही पूरा हो गया। प्रदेश के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अपने उद्घाटन के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ा। एयरपोर्ट का 3200 मीटर लंबा रनवे सबसे पहले बनकर तैयार हुआ। इसके बाद पुराने टर्मिनल बिल्डिंग का जीर्णोद्धार कर उद्घाटन की तैयारी शुरू हुई। एयरपोर्ट को सीधे कुशीनगर तक 4 लेन से जोड़ने के लिए 21 करोड़ की लागत से नई सड़क का निर्माण शुरू हो गया। पिछले साल ही इसका उद्घाटन श्रीलंका के राष्ट्रपति की मौजूदगी में करने की योजना थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध के चलते फिर मामला लटक गया। पर्यटन सूचना अधिकारी राजेश कुमार भारती बताते हैं कि अभी कुशीनगर में हर साल 50,000 से अधिक विदेशी पर्यटक आते हैं।
इनमें श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड आदि बौद्धिस्ट देशों के लोग शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त हर साल जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड आदि देशों के इतिहासकार, शोधार्थी व पुरातत्वविद भी कुशीनगर की प्राचीनता को जानते हैं। अब तक कुशीनगर के आवागमन के लिए कोई सीधी सेवा नहीं होने के चलते पर्यटकों को दिक्कत होती थी। कुशीनगर एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने पर लोग सीधे कुशीनगर आएंगे, जिससे यहाँ पर्यटन कारोबार को नई ऊंचाई मिलेगी। यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार कैडर को मजबूत करने के लिए एक के बाद एक पदाधिकारियों को ब्लॉक लेवल से लेकर प्रदेश लेवल तक नियुक्त कर रही है। वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी भी अब राज्य में लगातार सक्रिय हैं और पिछले एक साल में जब भी यूपी में बड़ी घटनाएं हुई हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका के नेतृत्व में सक्रिय भूमिका निभाई है। इसको लेकर योगी के मंत्री सतीश महाना ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी, आइए सुनते हैं। तो 2014 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ है तो ये उत्तर प्रदेश में सक्रिय होगी, प्रियंका जी भी सक्रिय होगी। उसमें बड़ा प्रोमिनेंटली इस बात को दिखाया गया कि अब उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी सक्रिय होंगी। तो 2009 के लोकसभा के चुनाव में जो इनके पास 21 सीटें थी वो घटकर 2 रह गई 2014 में। तो फिर ये और सक्रिय हुई और सक्रिय नहीं हुई, इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय किया 2017 के विधानसभा के चुनाव में। और जो 2012 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के पास 18 सीट थी वो कम होकर 7 रह गई। फिर ये और सक्रिय हुई, ये प्रभारी भी बनाई गई उत्तर प्रदेश की 2019 के लोकसभा के चुनाव के पहले। और जो 2014 सीट थी कांग्रेस की, श्रीमान राहुल गांधी जी की और श्रीमती सोनिया गांधी जी की, वो घटकर 1 रह गई। तो मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस इनोवा पार्टी है। इनोवा पार्टी का मतलब है कि इनके पास 7 सीटें, इनोवा कार में 7 सीटों का परमिट मिलता है। मुझे लगता है कि 2022 के चुनाव में ये और सक्रिय होंगी तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नैनो पार्टी के रूप में आएगी। 2 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में इनको मिलने वाली नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज प्रियंका गांधी के यूपी चुनाव में 40% महिलाओं के टिकट व कांग्रेस पार्टी के स्लोगन लड़की हूं लड़ सकती हूं को लेकर कहा कि यूपी ने पहले 2 हंसों को देख लिया है, अब प्रियंका को भी समझ आ जाएगा। गौरतलब है कि 2017 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने सपा के साथ गठबंधन कर लड़ा था। तब ये स्लोगन था, यूपी के लड़के व यूपी को ये साथ पसंद है। कानपुर में मंगलवार को रोक के बावजूद जुलूस ए मोहम्मदी के मौके पर जुलूस निकाला गया। हजारों लोग सड़क पर आ गए। शुरुआत परेड से हुई और धीरे धीरे कई इलाकों में जुलूस निकलने लगे। दोपहर बाद जाजमऊ में भी लोग झंडे लेकर निकल पड़े। 70-80 हजार की भीड़ टुकड़ों में निकली। पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने इसे गैर जिम्मेदाराना हरकत करार दिया है। देर रात 303 लोगों के खिलाफ धारा 188, 269, 270, 3/4 महामारी अधिनियम, 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत चमनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसमें चमनगंज निवासी हयात जफर हाशमी, मोहम्मद शाम व अब्दुल हसीब नामजद हैं, जबकि 300 अज्ञात हैं। 2020 में कोविड के कारण जुलूस मुमकिन नहीं हो सका था। इसका नेतृत्व करने वाली संस्था जमीयत उलमा ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए इस बार भी जुलूस निकालने से इनकार कर दिया था। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर जुलूस निकालने का प्रचार करने वाले तंजीमों के नुमाइंदों ने सुबह 11:30 बजे छोटे बच्चों की टोली झंडों के साथ भेज दी। पुलिस ने सख्ती बरतते हुए इन्हें रोक दिया। धीरे धीरे युवा पहुंचते गए और मजहबी नारे लगाते रहे। करीब 1 बजे बड़ी संख्या में युवा यतीम खाना चौराहे पहुंच गए। कुछ लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। करीब 1:50 पर यतीम खाना से भीड़ निकली और सद्भावना चौकी पहुंच गई। कई बार पुलिस और भीड़ में नोकझोंक हुई। दोपहर 2 बजे के बाद युवाओं की टोली नई सड़क की ओर निकल गई। भीड़ कम हो गई तो पुलिस ने राहत की सांस ली। सद्भावना चौकी पर 2 एसपी के नेतृत्व में फोर्स तैयार रही। घंटों तक घूमते रहे जुलूस पर लोगों ने फूलों की बारिश की। मोहम्मद अली पार्क, नई सड़क, बांस मंडी, चमनगंज, तलाक महल, मेस्टन रोड आदि पर इस्तकबाल किया गया। रास्ते में कई स्थानों पर इनके बीच लंगर भी बांटा गया। पुलिस आयुक्त असीम अरुण ने कहा
धर्मगुरुओं की बैठक में जुलूस नहीं निकालने का फैसला हुआ था। सभी इस पर सहमत थे, फिर जुलूस निकाला गया। यह अत्यंत गैर जिम्मेदारीपूर्ण हरकत है, जिसके लिए दोषियों पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अपना दल एस सांसद पकौड़ी लाल कोल के विवादित बयान का वीडियो वायरल होने के बाद सियासी जगत में बवाल मच गया। वीडियो में सांसद पकौड़ी लाल सवर्णों को मंच से अपशब्द कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सांसद को निर्देशित किया कि सांसद तत्काल जनता से माफी मांगे, जिसके बाद सांसद पकौड़ी लाल कोल ने माफी मांग ली है। सांसद ने वीडियो जारी कर कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि कल से उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इससे ब्राह्मण व क्षत्रिय भाइयों की भावना को ठेस पहुंची है। आगे उन्होंने कहा कि वे इससे आहत हैं। कहा कि आज वो जो कुछ भी हैं सर्व समाज के आशीर्वाद से हैं। सांसद ने आगे कहा कि उनसे जाने अनजाने में गलती या त्रुटि हुई हो तो वो इसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। रॉबर्ट्सगंज से अपना दल सांसद पकौड़ी लाल कोल का वीडियो सोमवार से वायरल है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि अपना दल सांसद सवर्णों को लेकर अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार शाम पकौड़ी लाल कोल मिर्जापुर के बबूरा स्थित इंटर कॉलेज में अपने समाज की बैठक को संबोधित कर रहे थे। वो अपने पुत्र और 96 विधायक राहुल प्रकाश के लिए जनता से वोट मांगने पहुंचे। इस दौरान हालिया संपन्न प्रधान चुनाव का जिक्र करते हुए वो भाषा के निम्न स्तर पर चले गए। उन्होंने ऐसी कई बातें कही जिन्हें बोला नहीं जा सकता। उनके इस आपत्तिजनक बयान का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद सांसद का विरोध शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा अपना दल की नीतियों पर सवाल पूछे जाने के बाद पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने इसका संज्ञान लिया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सांसद पकौड़ी लाल कोल को माफी मांगने के लिए निर्देशित किया। बेबी रानी मौर्य ने कहा, मैं मायावती जी के बारे में कुछ नहीं कहूंगी, बस यही कहूंगी कि उन्होंने दलित समाज के लिए कुछ नहीं किया। मैंने सबसे कहा कि गरीब और दलित समाज के लोग मुझसे जुड़ें, जो भी काम या समस्याएं हैं मुझे बताएं, मैं अधिकारियों से करवाऊंगी। आबादी और सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव हैं। चुनाव के नजदीक आते ही पार्टियां जातीय समीकरण बैठा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड की पूर्व गवर्नर बेबी रानी मौर्य के नाम के आगे पार्टी के सारे बैनरों में जाटव भी लिखा जा रहा है, जो अब तक कहीं नहीं लिखा गया। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती भी जाटव समाज से हैं। बेबी रानी मौर्य से जाटव सम्मेलन कराए जा रहे हैं। मंगलवार को बेबी रानी मौर्य का मेरठ में कार्यक्रम था। अपने नाम के आगे जाटव लिखने संबंधी सवाल पर बेबी रानी मौर्य ने कहा, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने आपकी आवाज बना के भेजा है। मुझे एक दलित महिला को उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना के ये बता दिया है कि हमारी यहाँ दलित का भी उसका सम्मान है जितना अन्य वर्ग का सम्मान है, तो मैं आपकी आवाज़ आपके साथ खड़ी रहूँगी। सब अपनी अपनी जातियाँ लिखते हैं, तो मुझे अगर उत्तर प्रदेश में उतारा है तो मुझे भी बताना पड़ेगा ना कि मैं जाटव हूँ, क्योंकि इधर के लोग समझ नहीं पा रहे थे। कोई मॉडल कोई बीसी में लेता था, कोई कुछवा समझता था, कोई सैनी। तो पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, तो जाति तो लगानी पड़ेगी। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।